Viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you the next new poem, that is Loveliest of Trees, the Cherry Knob. This poem has been written by a very good English classical scholar and poet named A.E. Housman. He was born in 1859 and died in 1936. He is famous for his irony, pessimism, and beauty of nature. So you will see these things in this poem. इस पोएम को आपके लिए इजी बनाने के लिए मैंने इसका उर्दू ट्रांसलेशन और इसके थीम को लिख दिया है, सो दैट यू मे टेक इट्स स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकें. और बोली हुई बात याद नहीं रहती जितना कि एक रिटर्न में आपको याद रहेगी. लेकिन मैं ज्यादा फोकस इसके उर्दू ट्रांसलेशन पे नहीं करूंगा. हम क्या करेंगे, इस पोएम के हिडन एस्पेक्ट्स जो है ना उसको आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द लाइट ऑफ दीज हिडन एस्पेक्ट ऑफ दिस पोएम. इसमें क्या क्या चीज है, इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और इसके फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. इसमें सिंबलिज्म क्या यूज हुआ है वो पढ़ेंगे और इसके जो एनालिसिस है, डीपली एनालिसिस वो करूंगा. और आपको बताया जाएगा इस पोएम के जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं और किस तरह से राइटर की व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द राइटर टू राइट दिस पोएम. आइए देखते हैं पोएम की तरफ. लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. देखें टाइटल को देखें जरा. लव वर्ब है, लव नाउन भी है. यहाँ लवली उसका एडजेक्टिव है. अगर एडजेक्टिव है तो आपको ये पता है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री कंपैरिजन कराने के लिए यूज होती है. जब एक चीज का कंपैरिजन दूसरी सब के साथ करवाना हो तो उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. तो ये सुपरलेटिव डिग्री ही यहाँ यूज हुई है. लवली, लवलियर, लवलिएस्ट. और आपको ये भी पता है कि ये ऑफ ट्रीज, ट्रीज ज्यादा दरख्त हैं, पूरी दुनिया के दरख्तों की बात कर रहा है वो. जितने भी ट्री हैं उन सब में से लवलीएस्ट कौन सा है, दी चेरी नाउ. चेरी का दरख्त है, चेरी इज अ फ्रूट बियरिंग ट्री, उसकी बात हो रही है. और इसमें देखते हैं जो पहली वर्स है, ये पहली लाइन है, उसमें ही उसने टाइटल को रख दिया है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. इसमें लवलीएस्ट मैंने बताया एडजेक्टिव है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ट्रीज नाउन है, नाउन प्रेपोजिशन के साथ आया है. इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. दी आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है, चेरी के साथ लगाया गया है. इट मीन चेरी को हाईलाइट किया जा रहा है, चेरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, चेरी को स्पेसिफाई किया जा रहा है. तो वो टाइटल को ही उसने यहाँ रख दिया है. उसने कहा अब जो है वो चेरी जो है दुनिया का सबसे लवलीएस्ट ट्री है. तो तर्जुमा आप वहां से देख लें. इज हंग, ये चेरी, अच्छा ये तो चेरी को बता दिया कि लवलीएस्ट है. फिर ये कहाँ है, इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बो. हंग दो होते हैं, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग. हैंग, हैंग्ड, हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी देना, उसको किसी को मौत देना. और एक हैंग, हंग, हंग होता है लटकाना और लटकना, दोनों मतलब होते हैं इसके. इससे हैंगर बना है जिसके ऊपर लटकाया जाता है, कुछ नाउन इससे बना है ना. तो ये यहाँ थर्ड फॉर्म लगी है हैंग की, हंग, हंग थर्ड फॉर्म है. इस के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आती है दो ही मकसद होते हैं उसके, या तो पैसिवाइज होगा, अगर पैसिवाइज नहीं होगा तो लिंकिंग वर्ब होगा. तो यहाँ पैसिवाइज तो है नहीं, इज ने एज ए लिंकिंग वर्ब काम किया है. जब इज एज अ लिंकिंग वर्ब काम करता है उसके बाद जो आता है वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है. और चौथी कोई चीज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकती. तो यहाँ देखें हंग जो है ना ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है, बल्कि क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. और आप पढ़ चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है. जैसा मैं आपसे कहता हूँ एजुकेटेड स्टूडेंट या एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग. एजुकेटेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन दिस सेंटेंस आई हैव यूज्ड इट एज एन एडजेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ अ टीचर, ऑफ अ स्कॉलर. तो यहाँ भी देखें हंग इज लिंकिंग फॉर्म है, हंग उसका एडजेक्टिव है, लेकिन एज अ क्या है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट क्या है, ये चेरी.
चेरी को उसने कहा कि ये लटका हुआ है, यानी कि उसके जो शाखें हैं, बोज कहते हैं शाखों को, ब्रांचेस किसकी, अलोंग कहते हैं साथ, जैसा मैं कहता हूँ अलोंग द रोड, अलोंग द रिवर, साथ साथ उसके साथ लटकी हुई है ब्लूम के अंदर ही ट्री छुपा हुआ है, खिले हुआ दरख्त, ऐसा दरख्त जिसके ऊपर फूल खिले हों, ऐसा दरख्त जिसके ऊपर बहार आई हो, स्प्रिंग आई हो, उसको उसने इसके अंदर ही ब्लूम खिलना, अंदर ही इसके ट्री लगा दिया। ये नॉन यूज किया उसने, क्योंकि विद के साथ आया है ना, विद प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के साथ नॉन ही आता होता है, तो ब्लूम को उसने नॉन लगाया। ये ऐसा ट्री है जो फुल खिला हुआ है, दैट इज एट इट्स फुल स्विंग, जो पूरे जोबन पर है। तो ये देखें, इज हंग विद ब्लूम, ये दरख्त जो है वो झुका हुआ है, किसके साथ है, अलोंग द बो, शाखों के साथ। झुका क्यों हुआ है, विद द लोड ऑफ फ्रूट, विद द लोड ऑफ लीव्स, विद द लोड ऑफ ब्रांचेस, उस ब्रांचेस जो है उसका लोड है, वो नीचे हंग हुआ है, लटका हुआ है, अलोंग साथ शाखों के। क्लियर। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, एंड और ये देखें, पहला सेंटेंस का जो लिंकिंग वर्ब था वो इज था, दूसरे में वर्ब आया है स्टैंड। दो वर्ब एक सेंटेंस में आ नहीं सकते, लिहाजा उसको कंजंक्शन लगाना पड़ा। तो ये एंड क्या है, कंजंक्शन है, और स्टैंड खड़ा है, कौन खड़ा है, चेरी की बात हो रही है यहाँ, और चेरी खड़ा है। अबाउट यहाँ एडवर्ब का काम करता है। देखिए, जब भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आती है या वर्ब के साथ एडवर्ब आता है, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब। तो ये प्रेपोजिशनल वर्ब है जो खड़ा है, अबाउट का यहाँ एडवर्ब आया है। एडवर्ब मीन कहाँ खड़ा है, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है ना, जब वेयर का रिप्लाई होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो जो चेरी की बात हो रही वो खड़ा है, कहाँ खड़ा है, नियर खड़ा है, किसके नियर खड़ा है, दी वुडलैंड। फिर दी लगे आर्टिकल है, वुडलैंड नाउन होगा और राइट भी नाउन होगा, लेकिन राइट के साथ वुडलैंड आया है, ये एक कंपाउंड नाउन है। तो दी प्रपोजिशन है, दी सॉरी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। उसने कहा है कि ये खड़ा है नजदीक जंगल की राह के। राइट से यहां मराद है राह, गुजर, रास्ता, जो जंगल के पास से रास्ता गुजरता है, जो जंगल के अंदर से रास्ता जा रहा है, जो जंगल को रास्ता जा रहा है, उस राह, वो जो रोड है, उस रोड के ऊपर ये खड़ा है, उस रोड के ऊपर ये उगा हुआ है। यहाँ उसने स्टैंड लगा के ना, उसने ग्रो भी कह सकता था, लेकिन स्टैंड लगा के उसने पर्सोनिफिकेशन बता दी यहाँ कि वहां खड़ा है। एक और चीज से पता चलता है कि ये पर्सोनिफिकेशन यूज की उसने, वो क्या देखते हैं, वुडलैंड क्या है, जंगल, राइट कहते हैं जंगल की राह पर, जंगल की राह गुजर पर, जंगल के रास्ते पर, जंगल की रोड पर, जंगल के पाथ पर खड़ा है वो। वीरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, वीरिंग जिसने पहना हुआ है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, इंग लग गया ना वर्ब के साथ, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, उसने पहन रखा है, क्या पहन रखा है, व्हाइट। देखिए, व्हाइट के साथ उसने ड्रेस नहीं लगाया, अंडरस्टूड है, उसने व्हाइट लिबास पहना हुआ, व्हाइट ड्रेस पहना हुआ, व्हाइट कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है, आगे उसने रीजन बता दी है। रीजन ये है फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर के लिए। टाइड कहते हैं फेस्टिवल को, यहाँ वैसे टाइड का मैंने और भी होते हैं, यहाँ आएगा फेस्टिवल, ईस्टर का फेस्टिवल। ईस्टर इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मोस्टली। तो उसने कहा है ये ईस्टर का जो त्योहार है, ईस्टर का जो फेस्टिवल है, उसके लिए उसने सफेद लिबास पहना हुआ है। यहाँ पे पहला स्टैंजा जब खत्म हो गया है। अब आप बताएं, पहले स्टैंजे में क्या बताया उसने तीन बातें पहले स्टैंजे में आई हैं। एक तो उसने बताया है कि चेरी जो है ये सबसे खूबसूरत दरख्त है, सबसे खूबसूरत ट्री है। दूसरा, उसने उसकी लोकेशन बताई है, कहाँ खड़ा है वो, वुडलैंड की राइट पे खड़ा है वो। दो बातें हो गई हैं। तीसरी बात बताई है उसने व्हाइट रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग को हम लिविंग का स्टेटस दे देते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसने भी ये जो इसको इस चेरी के ट्री को जो है ना वो एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है कि वो भी हमारे साथ क्रिश्चियनिटी के साथ, वो भी हमारे साथ ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए सफेद कपड़े पहन के तैयार खड़ा है। तो यहाँ ये पहला स्टैंजा खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं।
नेक्स्ट स्टैंजा है राइटर के अपने के बारे में, वो कहता है नाउ, नाउ के बाद देखिए कॉमा लगाया उसने, इट मीन यहाँ बात उसने रोक दी है, अगली बात अलग है, ये नाउ किसी और के साथ जोड़ा उसने, कैसे जोड़ा देखते हैं। नाउ को छोड़ें, ऑफ माई 3 years and 10। अच्छा 3 एक स्कोर कहते हैं 20 को, बात याद रखें 20, ये बिब्लिकल रेफरेंस यहाँ यूज किया उसने, ये भी बिब्लिकल रेफरेंस था, चूंकि राइटर जो है वो बिब्लिकल रेफरेंस यूज करता है, मिथ यूज करता है, हिस्टोरिकल रेफरेंस यूज करता है अपनी पोएम को या अपने पोएट्री को इफेक्टिव बनाने के लिए। एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दीज टाइप्स ऑफ मिथ्स, बिब्लिकल रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ मैंने बताया ईस्टर टाइज बताया, जो ईस्टर का दिन है जो अप्रैल के शुरू में मनाया जाता है, और ये कब था, ये रिसरेक्शन ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी एक रिसरेक्शन का दिन मनाते हैं। अब देखें ये भी बिब्लिकल रेफरेंस है, इंजील मुकद्दस से लिया गया है कॉन्सेप्ट, यहाँ स्कोर भी वही है, वो भी एक बिब्लिकल रेफरेंस है, वो भी क्रिश्चियनिटी में हर बंदे की उम्र 70 साल होती है। इज इट क्लियर? क्रिश्चियनिटी में 70 ईयर एज जो है वो एवरेज एज है। इसके अलावा उसने ये कहा है, उसने कहा है कि स्कोर कहते हैं 20 को, 3 स्कोर 3 20, मतलब 20 × 3 कितना हो गया 60 ईयर्स एंड 10 और 10 और डाल दे, कितना हो गया 70। कह रहा है अब मेरी जो 70 साल की उम्र है, पहली लाइन में सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि मेरी 70 साल जिंदगी, दूसरे में 20 विल नॉट कम अगेन, 20 दोबारा नहीं आएंगे, 20 मीन एक स्कोर दोबारा नहीं आएगा। इट मीन राइटर जो है ना उसकी एज कितनी है 20 ईयर का यंग खूबसूरत नौजवान होता है। यहां उसने देखें 20 विल नॉट कम अगेन, 20 दोबारा नहीं आएंगे, इट मीन आई हैव सीन 20 स्प्रिंग्स ऑफ माई लाइफ। राइटर कह रहा है कि मैं अपने उम्र की 20 बहारें देख चुका हूं, मैं अपनी उम्र के 20 साल गुजार चुका हूं, ये वापस नहीं आएंगे। फिर तीसरे लाइन में देखें एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स, कॉमा लग गया ना, कॉमा का मतलब है यहाँ अलग बात है, अगली बात अलग है। तो कह रहा है एंड टेक और निकाल लो, ये इंपेरेटिव यूज हुआ है यहाँ ये वर्ब है, विल कम फ्यूचर है, एंड के साथ जोड़ा गया है, कंजंक्शन है, चूंकि 2 वर्ब आ गए हैं। टेक फ्रॉम निकाल लो, ले लो, क्या ले लो 70 स्प्रिंग्स, 70 बहारों में से, जो 70 बहारें हैं, 70 साल उम्र है या 70 साल जो हमारी उम्र है क्रिश्चियनिटी में, कह रहा उसमें से निकाल लो, क्या निकालो स्कोर, एक स्कोर निकाल लो, मतलब 20 का स्कोर 70 में से 20 निकाल लो। तो ये उसने क्या है इस लाइन में, क्या मेरी 70 साल उम्र है, उसमें से 20 दोबारा नहीं आएंगे, वो 20 निकाल दो। तो उसने कहा है द इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, अब मेरे पास इट ओनली सिर्फ लीव्स बचते हैं, रिमेनिंग, लीव्स का मतलब है रिमेनिंग, जो बाकी रहते हैं, 50 मोर 50, मजीद 50 साल है मेरे पास, 70 सालों में से 20 निकाल दो तो मेरे पास मजीद 50 साल हैं। तो अब ये जो दूसरा स्टैंजा है, देखिए इसमें एक मैथमेटिकल स्टैंजा है, कैलकुलेशन की गई है कि 70 साल उम्र है क्रिश्चियनिटी में और मैं 20 साल गुजार चुका हूँ, वापस नहीं आएंगे, और 70 में से 20 निकालें तो 50 साल बचते हैं, और वो मुझे मेरे पास बाकी बचे हैं। अब उन 50 सालों का क्या करना है वो लास्ट स्टैंजे में बात बताई गई है। तो ये पहला स्टैंजा था और ये दूसरा स्टैंजा था। तीसरे स्टैंजे में उन 50 सालों को ही मेंशन किया गया है कि 50 सालों का उसने क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि he is also worshipper of nature, he also likes nature, there is pessimism in this poem। वो हर चीज का पॉजिटिव पहलू ही देखता है। देखें कैसे, 50 साल उसके पास बची, अब कह रहा है and since to look at things in bloom, कह रहा है since हम देखें, एक होती है रीजन, एक होता है रिजल्ट। रीजन के आगे रीजन एक रिजल्ट की कोई रीजन होती है, तो सिंस सब तब लगाते हैं, रीजन के साथ ही लगाते हैं, सिंस हम लगाते हैं रिजल्ट के साथ। तो यहाँ रिजल्ट की बात ही हो रही है, चीजें पूरे अपने जोबन पर, ब्लूम होता है पूरा खिला हुआ, एट इट्स फुल स्विंग, पूरे जोबन पर, एट इट्स क्लाइमैक्स, अपने पूरे पीक पर। तो कह रही जब चीजें पीक पर होंगी, चीजें पूरी की पूरी यंग होंगी, चीजों पे पूरी की पूरी बहार होगी, स्प्रिंग होगी,
तो कहता है सिंस टू लुक एट थिंग, इन चीजों को देखने के लिए, लुक एट। फिर देखें लुक एट, फिर प्रेपोजिशनल वर्ब है ये, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी है, ये प्रेपोजिशनल वर्ब है। लुक एट देखने के लिए, चीजों को पूरे जोबन पर, नीचे आए, पूरे जोबन पर चीजों को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 जो बहारें हैं लिटिल रूम, बड़ा थोड़ा, बड़ी थोड़ी एज है। मैं आपको बताता हूं किस तरह। 50 स्प्रिंग्स, उसने 50 बहारें कहा है, यानी जो 50 साल उसकी एज बाकी है उसके बारे में कह रहा है कि मेरी जो 50 बहारें अभी आनी हैं वो इस खूबसूरत चीजों को खिला हुआ देखने के लिए बहुत थोड़ी है। मेरी 50 साल जिंदगी बहुत थोड़ी है कि क्या, किस चीज के लिए? थिंग्स इन ब्लूम, चीजों को फुल जुबन पर देखने के लिए। अच्छा, यहां यूज किया है लिटिल रूम। लिटिल हम 3 तरह से यूज करते हैं, ए लिटिल, दी लिटिल और अकेला लिटिल। जब अकेला लिटिल यूज होता है ये नेगेटिव मीनिंग देता है कि ना होने के बराबर। तो यहां भी रूम से मुराद है स्पेस, स्पान ऑफ लाइफ, जिंदगी, एज, लाइफ, और मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी है। स्प्रिंग, मेरी जिंदगी थोड़ी है चीजों को पूरे जोबन पर देखने के लिए। अच्छा, यहां उसने स्प्रिंग कहा है, 50 सालों में स्प्रिंग भी आएगा, ऑटम भी आएगा, विंटर भी आएगा, समर भी आएगा ना, क्योंकि चारों मौसम आएंगे। लेकिन वो चारों को इग्नोर करके ना स्प्रिंग ही कह रहा है। मैंने कहा ना ही इज पेसिमिज्म, वो पेसिमिज्म को फोकस करता है। वो, उसको ऑटम में भी, विंटर में भी, समर में भी बहार ही नजर आती है। वो अल्लाह ताला की या ब्यूटी ऑफ नेचर को नेगेटिव नहीं समझता। नेगेटिव भी है तो वो नेगेटिव समझता नहीं है, वो ऑटम खजा को भी वो बहार ही समझता है, इसलिए उसने यहाँ यूज कर दिया स्प्रिंग्स। देखें 50 सालों में जो बहारें हैं वो इस खिली हुई चीजें देखने के लिए बहुत थोड़ी मेरी उम्र है। यहाँ उसने देखे थिंग्स लगाया है, पहले उसने चेरी लगाया था, बात चेरी की हो रही कि चेरी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अब उसने चेरी से हट के थोड़ा सा और ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ चला गया है। वो ये कह रहा है कि हर चीज ही खूबसूरत है, खा वो माउंटेन है, खा वो जो है ना वाटरफॉल है, खा वो एक रनिंग वाटर है, खा वो ग्रास है, खा वो सन है, स्टार्स है, मून है, कुछ भी है, उसको अल्लाह ताला की नेचर की हर चीज अच्छी लगती है। इसलिए उसने कहा कि मेरी 50 साल जो 50 बहारें हैं वो इस सारी खूबसूरती को देखने के लिए बहुत थोड़ी हैं। लिटिल रूम, रूम से मुराद स्पेस होती है। हम सेंटेंस भी बनाते हैं ना, हम कहते हैं मेरे लिए कुछ जगह बनाना, मेक सम रूम फॉर मी, तो रूम को जगह के लिए भी यूज करते हैं, रूम कमरा नहीं होता। तो यहां मुराद है एज, लाइफ। लिटिल रूम, लिटिल एज, मेरी एज बड़ी थोड़ी है, कम एज है, नेगेटिव है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, फिर जब मेरी उम्र थोड़ी है, 50 साल है, तो मैं क्या करूंगा? कहता मैं वुडलैंड में जाऊंगा। कब जाऊंगा? ये 50 साल जो बचे हैं इन सालों की बात कर रहा है। आई विल गो, देखिए फिर डिटर्मिनेशन आ गई, फिर पॉजिटिव आ गया है, आई के साथ विल लगाया उसने, इसका मतलब मैं पक्का जाऊंगा, उसने डिटर्मिनेशन को शो करता है ना। आई के साथ शेल लगता है, जब विल लगा है तो डिटर्मिनेशन होती है, पक्का इरादा, मजबूत इरादा। कह रहा है कि अबाउट द वुडलैंड, अबाउट यहां मुराद है, हेयर, अबाउट से मुराद है अराउंड, की तरफ जाऊंगा, किसकी तरफ? वुडलैंड की तरफ, वुडलैंड की तरफ जाऊंगा मैं। आई विल गो, मैं पक्का जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा वुडलैंड की तरफ। क्या करने जाऊंगा? टू सी, देखने के लिए, द चेरी, चेरी के साथ फिर दी लगाया, स्पेसिफाई कर दिया, चेरी को देखने के लिए जाऊंगा। हंग विद स्नो, जो बर्फ के साथ लटका हुआ होगा, जिसके ऊपर बर्फ पड़ी होगी और वो बर्फ के साथ झुका हुआ। हंग फिर दोबारा आ गया, हंग है लटका हुआ ना, यानी जब उसके ऊपर लोड होता है, किस चीज का लोड होता है? उसके लीव्स का लोड होता है, उसके फ्रूट का लोड होता है, उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, उनके साथ वो झुका हुआ है। यहाँ स्नो जो है ना सिंबल एज ए यूज किया गया है, मैं आपको बताता हूँ सिंबलिज्म क्या होता है। यहाँ स्नो को आप समझिए व्हाइट, यानी कि व्हाइट कपड़ों वाला जो चेरी है वो झुका हुआ है, उसकी शाखें नीचे हुई है, नीचे झुकी हुई हैं, उसको देखने के लिए आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा वुडलैंड में। ये था इसका एक सरसरी जायजा जो मैंने बताया। अब इसके अंदर जो चीजें पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखने के लिए आपको क्या करना है, उसमें 2-3 बातें आई हैं। देखिए एक शायर की एज जो है ना पोइट की, वो 20 ईयर है, और 20 आपको पता है यंग एज होती है,
एट पीक एज होती है, ब्यूटीफुल जो है ना मोस्ट ब्यूटीफुल एज होती है। और साथ साथ चेरी भी जो है ना वो अपनी स्प्रिंग पर है, चेरी भी फुल खिला हुआ है, चेरी भी फुल जोबन पे है, एट इट्स फुल स्विंग। तो दोनों को जवान दिखाया गया है। तो फिर देखें, फिर वो पेसिमिज्म आ गई ना, वो सोचता ही पॉजिटिव है, नेगेटिविटी उसमें है ही नहीं है। फिर देखें उसमें एक और यहाँ लिखा है आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा। ये डिटर्मिनेशन को शो करता है कि मैंने सोच लिया है, अब जो 50 साल है वो जाया नहीं होंगे, हर साल मैं जाया करूंगा और मेरे लिए वो स्प्रिंग ही होगा, बहार ही होगी, इसके ऊपर पत्ते हों या ना हो, मैं जाया करूंगा 50 साल, मैं जाया नहीं करना। अब ये इसमें दो जो है ना ये मीनिंग थे। और इसके अंदर एक और चीज आई है कि स्नो, मैंने आपको बताया था स्नो सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म इसलिए है कि आपको पता है क्रिश्चियनिटी में ईस्टर का जो त्यौहार है, ईस्टर का जो फेस्टिवल है, वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, लेडीज व्हाइट कपड़े पहनते हैं, और इसमें भी व्हाइट रंग के फूल जो है उनसे भरा हुआ है। ये उसने ये कहा है कि ये व्हाइट रंग के कपड़े पहन के हमारे साथ ईस्टर का फेस्टिवल मनाने के लिए तैयार खड़ा है। ये पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ स्नो भी व्हाइट होती है और ये व्हाइटनेस को शो करने के लिए स्नो लगाया गया है, यानी कि ये यूं कह लें कि कॉस्ट्यूम ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जो कपड़े हैं उसको उसने व्हाइट कहा है। इज इट क्लियर? और देखते हैं, फिर उसने एक और चीज कही, उसने कहा है कि इसमें दो ना आए हैं बिब्लिकल रेफरेंस, जिसे कहते हैं इंजील मुकद्दस के रेफरेंस आए, एक ईस्टर आया है, एक स्कोर आया है। क्योंकि स्कोर मैंने बताया ना कि 70 ईयर जो एज है वो क्रिश्चियनिटी में होती है, और ईस्टर भी क्रिश्चियनिटी का एक त्यौहार है, दोनों रेफरेंस हैं। और 20 तो वैसे भी आप देखें हमारे जो आबाओ अजदाद थे जिनको काउंटिंग नहीं आती थी, वो 20 में गिनते थे ना। अगर एक गॉट या बकरी या शीप लेनी है 80 रुपए की, तो वो कहेंगे 4-20 हमें दे दें, 20 में गिनते थे वो। तो थोड़ा पीछे चले जाएं, जिनको नहीं काउंटिंग आती तो 20 में होती, 4-20, 5-20, 6-20। तो इस तरह ये 20 की गिनती है ना, ऐसी चली आ रही है। यहाँ भी स्कोर उसने 20 कहा है। ये दो चीजें इसके अंदर आए हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस आए हैं। इसके बाद जो चीजें आई हैं वो इसके अंदर कुछ पर्सोनिफिकेशन आई है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, एक तो ईस्टर का लिबास पहना इसने, और दूसरा उसने कहा है कि ये स्टैंड खड़ा है, ईस्टर का लिबास पहन के खड़ा है। और इसके बाद उसने एक जो है ना एक और फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। एक फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन होती है, एक लाइन में जितने वर्ड होते हैं उनमें जो एक ही लेटर से शुरू होने वाले वर्ड जो होते हैं ना उनको हम एलिट्रेशन कहते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस लेसन आई विल एक्सप्लेन इट्स थीम्स। आफ्टर मैथ central idea, what is the after math, what is the central idea of this poem? वो the poet has a great desire to see the beauty of nature at its full swing. राइटर जो है उसकी ख्वाहिश है, ग्रेट ख्वाहिश है कि ब्यूटी ऑफ नेचर को जब ये अपने पूरे जोबन पर हो तो मैं उसको देखूं। दूसरी बात यह, ही इज हेल्पलेस बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड एज, उसकी एज बड़ी लिमिटेड है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान है। रिमेनिंग एज जो उसकी बाकी एज है कितनी थी, वो 50, शाबाश, दैट इज 50 इयर्स ओनली, 50 साल जिंदगी के लिए वो उसको थोड़ी समझता है। वो दो बातें होगी थीम की, पहली क्या है कि ब्यूटी ऑफ नेचर को वो देखना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो उम्र उसकी थोड़ी, एज उसकी कम है। और लास्ट में है डिटरमिन्स टू गो टू द वुडलैंड। अब उसने पक्का इरादा किया है, उसने एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ लिया है कि अब मैं जो वुडलैंड में जाऊंगा, सी द ब्लूमिंग ट्री एंड ऑल, और ब्लूमिंग ट्री को देखने के लिए, उस ट्री को देखने के लिए जब वो ब्लूमिंग होगा, जब वो फुल स्विंग होगा, जब वो पूरे जोबन पर होगा, जब वो क्लाइमेक्स पे होगा, जब वो पीक पे होगा, तो मैं देखने के लिए जाऊंगा। एंड ऑल द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, और साथ साथ अकेला वो ट्री नहीं चेरी का, बल्कि जितने भी ब्यूटीफुल चीजें हैं अराउंड में, क्योंकि उसने थिंग्स लगाया था ना, यहाँ थिंग्स लगाया था ये, तो कह रहा जितनी भी चीजें हैं ब्यूटीफुल है सबकी सब देखने के लिए मैं वुडलैंड में जाऊंगा, और अब मैं कोई टाइम जाया नहीं करूंगा। तो ये उसका थीम था। तो इसमें देखें पॉजिटिविटी भी आई है, इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर भी आया है, और इसमें कुछ जो आपको मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी बताए हैं, कुछ पार्ट ऑफ स्पीच भी बताए हैं, कुछ वर्ड मीनिंग भी बताए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।